वेलकम टू प्रोग्रेसिव एजुकेशन चैनल। आज हम सब हिस्ट्री का कुछ ओवरव्यू देखेंगे। तो कुछ क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है इस प्रकार हमारा, महाभारत वाज ऑल्सो नोन एज, महाभारत को और किस किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है बृहत कथा, राजतरंगिणी या जय संहिता या पुराना। क्या बोला जाता है महाभारत को? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन थ्री जो है करेक्ट होगा। तो हम लोग व्यू आंसर में देख लेते हैं क्या ये आंसर सही है कि नहीं। तो यस, हम लोग का ऑप्शन 3 जो है राइट है। द महाभारत इज़ वन ऑफ द मेजर संस्कृत एपिक्स ऑफ एंशिएंट। हम लोग यहाँ से अच्छा नोट भी ले सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, महाभारत जो है वो आपका महाभारत इज़ वन ऑफ द मेजर संस्कृत, महाभारत जो है वन ऑफ द मेजर संस्कृत एपिक्स, संस्कृत का एक तो बहुत अच्छा एपिक्स है, ठीक है, और एंशिएंट टाइम का है, और इंडिया का एंशिएंट टाइम का। द महाभारत इज एन एपिक नैरेटिव ऑफ द कुरुक्षेत्र, और महाभारत का जो एपिक्स है वो हमें कुरुक्षेत्र युद्ध का विषय में बताता है। एंड द फेट ऑफ द कौरव एंड द पांडवा, और कौरव और पांडव का जो युद्ध हुआ था उसके मध्य में क्या फेट हुआ था उस सबको बताता है पांडवा प्रिंसेस। तो पांडव के जो राजकुमार थे उन लोग के मध्य जो हुआ था कुरुक्षेत्र में युद्ध, इसको बताता है। इट ऑल्सो कंटेन फिलोसॉफिकली एंड डिवोशनल मटेरियल, इसमें बहुत सारा फिलोसॉफिकल भी विषय दिया गया है और डिवोशनल भी, भावुक विषय भी बहुत सारा। तो महाभारत इसीलिए हम लोग का बहुत उत्तम माना गया एपिक्स। तो 1,00,000 श्लोक है इसमें महाभारत में, और बहुत बड़ा है महाभारत। द महाभारत इज़ द लॉन्गेस्ट एपिक्स पोएम नॉन एंड हैज़ बीन डिस्क्राइब द लॉन्गेस्ट पोएम इवन रिटन। मैं जैसे बोला था, महाभारत जो है हम लोग का सबसे बड़ा एपिक्स है, और इसमें बहुत सारा पोएम है एंड इसको डिस्क्राइब किया गया है। इसमें बहुत सारा आपका पोएम मिल जाएगा, लॉन्गेस्ट अच्छा श्लोक मिल जाएगा, सब है इसमें। द लॉन्गेस्ट पोएम एवर रिटन, और इसी में से हमारा भागवत गीता भी निकला है महाभारत में से। तो पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह पूर्ण हुआ। तो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इन विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज़ द स्लोगन डू और डाई इज एसोसिएटेड। इस सभी जितने भी 4 ऑप्शन का जो दिया गया है आपका मूवमेंट दिया गया है, उस चारों मूवमेंट में से किस मूवमेंट में, किस सत्याग्रह में डू और डाई का स्लोगन दिया गया था? सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ, डू और डाई का जो स्लोगन है, डू और डाई का स्लोगन, वो तो सबसे पहले महात्मा गांधी जी ने दिया है। तो आपको अब याद आता होगा महात्मा गांधी जी दिए हैं, लेकिन किस मूवमेंट में दिए हैं? सभी मूवमेंट में, तो किस मूवमेंट में दिए? तो आपको अच्छा तरीका से याद होगा, थोड़ा भी आप पढ़े होंगे, क्लास 1-2 में भी पूछ दिया जाता है डू और डाई किसने दिया था ऑप्शन। स्वदेशी मूवमेंट नहीं, स्वदेशी मूवमेंट आपको बता दूँ, स्वदेशी मूवमेंट जो हुआ था आपको बंगाल विभाजन के समय हुआ था 1905 में, ठीक है। और उसके बाद बता दो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 1920 में हुआ था। और मैं बता दूँ सिविल डिसोबीडियंस हुआ था, ये नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, बहुत सारा नाम है, सिविल नमक सत्याग्रह बोला जाता है, सिविल डिसोबीडियंस बोला जाता है, और बहुत सारा सॉल्ट रेवोल्यूशन, बहुत सारा बोला जाता है। तो ये हुआ था आपका 1930 में, लगभग नॉन कॉन्स्टिट्यूशन के आपका जो है 10 साल बाद। तो बच गया क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या क्विट इंडिया मूवमेंट में डू और डाई दिया था? यस, क्विट इंडिया मूवमेंट में ही डू और डाई का दिया था महात्मा गांधी ने, इसलिए तो इसे बोल दिया है भारत छोड़ो आंदोलन। इसी में महात्मा गांधी ने बोला था अब हम नहीं ब्रिटिश को अपने ऊपर अत्याचार करने देंगे, डू और डाई, करो या मरो। इसका जो है स्लोगन जो दिए थे महात्मा गांधी इसी समय दिए थे, क्विट इंडिया मूवमेंट। और इसी समय हमारा सुभाष चंद्र बोस जी वो भी मणिपुर की तरफ बढ़ रहे थे, जापान के सभी सैनिक को लेकर, अपना सैनिक जो 4500 सैनिक को उन्होंने फौज बनाया था उसको लेकर। तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय दिया गया था। तो ये हुआ था 1942 में, 1942 में, क्रिप्स मिशन के समय, ठीक है। क्रिप्स मिशन को गांधी जी ने बोले थे अ डेड चेक ऑन अ क्रश बैंक, मतलब एक ख़राब चेक है जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा बैंक में दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन 4 जो होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन 4 इज़ करेक्ट आंसर। तो महात्मा गांधी ने डू और डाई का स्लोगन क्विट इंडिया मूवमेंट में दिया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट है। अब देख लेते हैं हम लोग आंसर क्या है इसका व्यू। तो गांधी जी 1942, देखो मैंने जो बोला था वही सब है। तो गांधी जी जो है, गांधी जी इज़ इन 1942 ऑर्गेनाइज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गेव द स्लोगन डू एंड डाई। 1942 में जो महात्मा गांधी जी ने है आपका जो क्विट इंडिया मूवमेंट का स्लोगन दिया था, और 1942 जो डू और डाई है, और महात्मा गांधी 1942 ऑर्गेनाइज क्विट इंडिया मूवमेंट एंड गेव द स्लोगन, यही
सेम चीज़ बोल रहा है महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया था 1942 में, क्रिप्स 1949 में। तो हमारा दूसरा नंबर भी क्वेश्चन समाप्त हुआ और तीसरे नंबर की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। तो बने रहिए हमारे साथ, आप लोग को अच्छा लगेगा अपना देश के जो हिस्ट्री इतिहास है उसको समझने में, और इस तरह आप अच्छे तरीके से जान भी सकते हैं हिस्ट्री में, और आपका जो एग्ज़ाम भी है वो भी अच्छा जाएगा। तो बने रहिए। तीसरा क्वेश्चन हमारा इस प्रकार, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विनोबा भावे वाज चोजन एज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह, हु वाज द सेकेंड। तो इसमें बोला गया है जो विनोबा भावे जो थे उसको चूज़ किया गया था फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह, तो सेकंड किसको चूज़ किया गया था? पहला विनोबा भावे था, तो दूसरा कौन था? क्या पंडित राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्री राजा गोपालाचार्य या सरदार वल्लभ भाई पटेल? तो इसमें से हमको देखना है कि कौन है। तो हमको जहाँ तक लग रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्या वो उन्होंने सत्याग्रही के रूप में चुना गया था? तो अब इसका हम व्यू आंसर देखते हैं क्या है। तो व्यू आंसर में आचार्य विनोबा भावे वाज द फर्स्ट, सेकेंड हो गया आपका, किसको रखा गया था देख लेते हैं, जवाहरलाल नेहरू जी को रखा गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा जो करेक्ट होगा। तो इसको मैं पढ़ता हूँ क्या है, व्यू ऑप्शन में हमको क्या दिया हुआ है। द फर्स्ट सत्याग्रही सेलेक्टेड वाज आचार्य विनोबा भावे, पहला सत्याग्रही को सेलेक्ट किया गया था वो, उनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। अब दूसरा, हु वाज सेंट टू जेल व्हेन द स्पोक अगेंस्ट द वार, और उनको जो है सत्याग्रही को मतलब आचार्य विनोबा भावे को जो है जेल में भर्ती कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था जब उन्होंने ब्रिटिश के युद्ध के विषय में जब बोले थे। तो और सेकेंड सत्याग्रही हुआ जवाहरलाल नेहरू, और दूसरे सत्याग्रही जो थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, पंडित नेहरू जी, जो बच्चे लोग का जो चिल्ड्रंस डे में जिनका होता है मनाया जाता है, तो जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। द थर्ड वाज ब्रह्मदत्त, और तीसरा जो थे ब्रह्मदत्त थे। तो अगर फर्स्ट पूछ दिया जाए तो आचार्य विनोबा भावे सत्याग्रही थे, सेकंड पूछ दिया जाए तो आपका जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, और तीसरा पूछ दिया जाए तो ब्रह्मदत्त जी थे। अब हम लोग पढ़ते हैं, वन ऑफ द इमिटेट ऑफ द गांधी आश्रम, गांधी जी का आश्रम के सब थे और उनको इस सत्याग्रह में लिया जाता था, गांधी जी के सत्याग्रह में सबको लिया जाता था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा होगा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो इसी प्रकार हमारा तीसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ। अब हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। बने रहिए हमारे साथ, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग्वेद हेम्स। अब ये जो दिया गया है हमारा 4 ऑप्शन, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सरस्वती, इन सभी में से कौन से रिवर का जो है नाम ज़्यादा फ्रीक्वेंट रूप से मेंशन नहीं किया गया है? डज नॉट फाइंड फ्रीक्वेंट मेंशन इन ऋग्वेद, ऋग्वेद में जो प्रथम वेद है हमारा ऋग्वेद, उनमें कौन से रिवर का नाम नहीं लिया गया है एक बार? तो क्या गंगा, सिंधु, सरस्वती और ब्रह्मा। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो होगा आपका, गंगा तो लिया ही जाता होगा, सिंधु भी लिया जाता, कावड़ी भी, सरस्वती भी, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं लिया जाता होगा, ब्रह्मपुत्र का नाम नहीं लिया जाता। हमारा ऑप्शन जो होगा 3, हमारा ऑप्शन जो होगा 3, क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उस समय नाम मेंशन नहीं था। गंगा, यमुना, सरस्वती ये सब लिया जाता था, ब्रह्मपुत्र उस समय नाम नहीं उखड़ा था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हमारा होगा करेक्ट होगा। तो ऋग्वेद में हमारा जो ब्रह्मपुत्र का उल्लेख नहीं हुआ, ब्रह्मपुत्र रिवर का उल्लेख एक बार भी नहीं हुआ है। गंगा, सिंधु, कावेरी, सरस्वती ये सब का हुआ है, लेकिन ब्रह्मपुत्र का नहीं हुआ। तो ब्रह्मपुत्र इज द राइट ऑप्शन, इज नॉट मेंशन इन द ऋग्वेद हिम्स। ओके, ऋग्वेद का जितना भी श्लोक है उसमें एक बार भी ब्रह्मपुत्र का नाम उत्सर्जित नहीं हुआ है। अब हम लोग हमारा जो तीसरा 3 नंबर ऑप्शन हो गया, चौथा क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है, हिस्ट्री से ही है। The god whose worship had not gained ground in the ऋग्वेद पीरियड was, अब जो इनमें से किस भगवान का जो है वर्कशिप जो है नहीं हुआ है ऋग्वेद में, नहीं किया गया है, उनका उल्लेख नहीं हुआ है? तो मारुत, लॉर्ड शिवा, अग्नि, इंद्रा, सबका तो हुआ है, अग्नि जी का भी, इंद्रदेव का भी हुआ है और लॉर्ड शिवा का भी हुआ, लेकिन क्या मारुत का हुआ है? तो हम लोग भी ऑप्शन में देखते हैं किनका नहीं हुआ है। मेंशन द टाइम ऋग्वेद टाइम और इंद्र, अग्नि, वरुण, सोमा एक्सेट्रा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 मतलब लॉर्ड शिवाजी का नहीं हुआ है उस समय, लॉर्ड शिवा का नहीं हुआ है। मतलब इंद्र, वायु, अग्नि, वरुण, सोमा सबका हुआ, लेकिन लॉर्ड शिवा का नहीं हुआ है में। मतलब मरुत, इंद्र, अग्नि, इंद्र जितना भी नवग्रह है उन सभी का ऋग्वेद में हुआ है। 9 मंडल जो है ना, 10 मंडल है ऋग्वेद में, तो उस सबको हुआ है, लेकिन शिव जी का इसमें उल्लेख नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा होगा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट होगा। तो आप सब बने रहिए हमारे साथ। इस तरह हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। हम लोग बढ़ेंगे 6ठे क्वेश्चन की ओर। तो 6ठा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हिस्ट्री से ही है, सुभाष चंद्र और मॉडर्न हिस्ट्री से है।
सुभाष चंद्र बोस हैड और फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। जो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का कब स्थापना किया था? तो मैं बता दूं कि सुभाष चंद्र बोस जी है जो INC इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है प्रेसिडेंट बन चुके थे 2 बार, 1938 में, 1939 में। 2 बार जो है सुभाष चंद्र बोस जी जो है 1938 में पहला जो बने थे, सीतारामैया, गांधी जी का जो आदमी था सीतारामैया, उनको हराकर 1938 में प्रेसिडेंट बने थे INC का। फिर 1939 में प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने INC को 1939 में ही त्याग दिया। ठीक है, 1939 में त्याग दिया और अपना खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी स्थापना किया। जो फॉरवर्ड ब्लॉक है ना, यही पॉलिटिकल पार्टी है। तो इन द 1939 1939 में इन्होंने अपना फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया। तो इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन होगा फर्स्ट 1939 जो है करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। इसी समय हम सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक था, पॉलिटिकल ब्लॉक था, पॉलिटिकल फॉरवर्ड ब्लॉक था जो पॉलिटिक्स के लिए था। और इसी ब्लॉक से सुभाष चंद्र जी बोस अपना देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। ये भी एक INC की तरह ही था, उन्होंने स्थापना किया था। फिर बाद में इन्होंने अपना मन बदले और फिर विदेश में जाकर अपने सैनिकों को जुटाया, सबको जुटाया। उसके बाद इंडिया के मणिपुर की तरफ बढ़े 1945 के समय में। तो इसी प्रकार हमारा ऑप्शन जो है फर्स्ट होगा। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन मैं करेक्ट ऑप्शन। सो 6 क्वेश्चन हमारा इसी प्रकार समाप्त हो गया। आप लोग थोड़ा आंसर व्यू देख लेते हैं क्या दिया गया आंसर व्यू में। तो आंसर व्यू में देखिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है करेक्ट। तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं, एक बार रीड आउट कर लेते हैं क्या है। तो ऑप्शन है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो इज अ लेफ्ट विंग्स नेशनलिटी पार्टी। बोलना नेशनलिटी पॉलिटिक पार्टी है। नेशनलिटी मतलब हमारा देश का अपना पॉलिटिकल पार्टी था फॉरवर्ड ब्लॉक, जो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापना किया था इन इंडिया। इट इमर्ज एज अ फ्रैक्शन विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939 लीड बाय सुभाष चंद्र बोस। थोड़ा मतभेद हो गया था उन लोग के समय से, मतलब सुभाष जी ने थोड़ा मतलब दूरी हो गई थी इंडियन INC में, और इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस में, इसी वजह से सुभाष चंद्र बोस ने अपना एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी किया था इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 6 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है देखते हैं। हुज रेन इन, रेन मतलब पहले बता दूं कि ये एक तो मूल वर्ड है इंग्लिश का, जो मूल वर्ड मतलब रूट वर्ड। रिंग मतलब जो होता है रूल करना, रेन मतलब होता है रूल करना, रिंग REIN, रिन रिन मतलब रूल करना होता है। इन इंडियन हिस्ट्री हुज रेन इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। किसका जो रूल होता है, रूल जो है किसका रूल या किसका शासन जो है भारत में गोल्डन मतलब स्वर्ण एज माना गया है, स्वर्ण शासन माना गया है। तो क्या मुगल का, मराठा का, गुप्ता पीरियड का या मौर्य पीरियड का? तो मैं बता दिया जाऊं कि मुगल तो बिल्कुल नहीं होगा। मुगल का पीरियड तो हमेशा भारत को लूटता ही रहा, मुगल को तो होगा ही नहीं, मुगल होगा नहीं। मराठा पीरियड होगा नहीं। मराठा पीरियड फिर भी ठीक है, मराठा पीरियड फिर भी ठीक है, हमारे देश को अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और इनका शिवाजी हो गया, बहुत सारे ऐसे वीर हमारे हैं जो संभाजी महाराज, ये सब बहुत हमारे देश के लिए किए। उसके बाद आपका हो गया 4th नंबर, आपका 3rd नंबर गुप्ता पीरियड, उसको ध्यान दिया जाए गुप्ता पीरियड। उसके बाद मौर्य पीरियड। मौर्य पीरियड में चंद्रगुप्त मौर्य ने हमारा सभी देश को सभी जो स्टेट थे, जितने भी प्रोविंस थे, उसको एक साथ किया था, हमारा अखंड भारत किए थे, सभी जितने भी महाजनपद थे मिलाकर। तो इस दोनों में से कौन हो सकता है? गुप्ता पीरियड, गुप्ता एम्पायर हो सकता है या मौर्य एम्पायर हो सकता है? तो जहाँ तक देखा जाए तो गुप्ता एम्पायर या मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर में तो चंद्रगुप्त मौर्य थे, और गुप्ता एम्पायर में आपका विक्रमादित्य थे, चंद्रगुप्त सेकेंड। तो इस ऑप्शन से ऑप्शन नंबर 3 जो करेक्ट होगा, गुप्ता एम्पायर, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो उनका समय पीरियड को, चंद्रगुप्त सेकेंड जो उनका समय पीरियड को गोल्डन एज माना जाता है हमारे भारत के इतिहास में। तो हम लोग देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या है व्यू आंसर में। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट है, गुप्ता एम्पायर को बोला जाता है स्वर्ण एज, सही है। तो हम लोग इसका रीड आउट कर लेते हैं क्या लिखा है। गुप्ता एम्पायर इज स्ट्रेटेड अक्रॉस नॉर्दर्न, सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ द साउदर्न इंडियन बिटवीन 320 एंड 550 CE। मतलब गुप्ता एम्पायर का जो राज्य विख्यात हुआ था या फिर बढ़ा था, एक्सटेंडेड हुआ था, वो नॉर्दर्न में पूरा बढ़ा था, सेंट्रल एंड पार्ट ऑफ साउदर्न इंडिया में भी था। किस समय से किस समय तक? 320 से 550 CE तक, क्रिश्चियन एरा जिसको बोल सकते हैं। CE मतलब क्रिश्चियन एरा।
तो हम लोग बढ़ते हैं। और उसके बाद क्या है, द टाइम ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज रिफर टू अ गोल्डन टाइम ऑफ जो गुप्ता एरिया है उसको हम लोग एरा जो है गुप्ता एरा उसको क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है उसको गोल्डन एज इन इंडिया इन साइंस मैथमेटिक्स एस्ट्रोनॉमी। क्यों बोला जाता है साइंस में, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स और फिलोसॉफी में, ये सब उन्होंने इसी समय कर लिया था। मतलब अपना मैथमेटिक में भी ऐसे कर दिए थे और अपना साइंस का भी डेवलपमेंट हो गया था उन लोग में, एस्ट्रोनॉमी का भी, रिलीजियस का भी और फिलोसॉफी का भी, सबका डेवलपमेंट हो गया था उन लोग में, इस वजह से गुप्ता एम्पायर। तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे विक्रमादित्य जो चंद्रगुप्त सेकेंड है, द्वितीय है, उनके नवरत्नों का जो मैं उल्लेख किया हूँ, उनका शॉर्ट भी डाला हूँ, तो आप लोग कृपा करके जाकर देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हूँ इन सभी का, मतलब जो भी उन समय का जो साइंस से पढ़े थे गुप्ता पीरियड में, कौन मैथमेटिशियन थे उस समय का, कौन एस्ट्रोनॉमर थे, कौन फिलोसोफर थे, कौन रिलीजियस थे, सब का दे दिया हूँ। तो मैं शॉर्ट छोड़ दिया, तो आप लोग कृपा करके जाकर देख सकते हैं, तो आप लोग को और अच्छा तरीक़ा से समझ में आ जाएगा क्यों गोल्डन एरा बोला जाता था उस समय का। क्योंकि इस समय हमारे देश का सब कुछ खोज हो गया था, बहुत कुछ हमारे देश में हो गया था। फिलोसॉफी आप सोच सकते हैं, मैथमेटिशियन, फिलोसॉफी, रिलीजियस, साइंस, उस समय का बात बहुत कुछ हो गया था हमारे देश में, इसलिए इसको गोल्डन एज बोला था। और कोई भी इस समय दुखी नहीं था, सब शांति स्वभाव से और सब सुखी संपन्न परिवार से थे, सुखी संपन्न थे इसीलिए। और कभी भी अन्याय नहीं होता था किसी के साथ, सभी न्याय के दम पे होते था। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे बहुत ही ज़्यादा न्यायप्रिय राजा थे और वो उज्जैन के राजा थे, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके देखिएगा हमारा शॉर्ट वीडियो को भी और हमारे चैनल को भी प्रमोट करिएगा, आगे बढ़ाइएगा, आप सभी का सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसी प्रकार बने रहिए हमारे चैनल में। और भी हम क्वेश्चन नंबर 8 की जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। 8वें क्वेश्चन में क्या है, नेम द पोएट हु रोट पृथ्वीराज रासो अ पोएम डिस्क्राइबिंग पृथ्वीराज चौहान लाइफ। तो हमको उस पोएट का नाम बताना है जिसने पृथ्वी रासो लिखा, पृथ्वीराज रासो मतलब पृथ्वीराज चौहान जी का जो जीवन का जो उल्लेख किया है, बायोग्राफी लिखा है, उसमें बहुत सारा पोएम लिखा है। तो इसको किसने लिखा है, उनका नाम लिखना, पोएट का नाम लिखना है, बताना है हमको, बताना है। और उसके पोएट को हम डिस्क्राइब किया जो है पृथ्वीराज चौहान के लाइफ के विषय में पूरा बताया है। तो आपको अगर पृथ्वीराज चौहान का लाइफ के विषय में अगर पढ़ना है तो आप सिंपल सा पृथ्वीराज रासो बुक ले लीजिए और बैठ के पढ़िए। आपको पृथ्वीराज जी से बहुत सारी जो उनसे जो सीख है मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी और बहुत उत्तम जो बोला जाता है और रणनीति का भी बहुत अच्छा आपको ज्ञान मिलेगा। पृथ्वीराज रासो आप ले लीजिए। और इसका जो मैं बता दूं, पृथ्वीराज रासो जो लिखा है वीर सिरोजा तो लिखेंगे नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। फिर आपका नूर फतेह, ये तो लिखेंगे, नूर फतेह तो मुसलमान हो लिख भी सकते लेकिन नूर फतेह तो लिखेंगे नहीं। जो भी लिखा होगा इसका पृथ्वीराज रासो चौहान फैमिली या फिर क्षत्रिय से ही लिखा होंगे, राजपूत से ही। मिराज उमेद, ये भी तो लिखेंगे नहीं, तो ये भी ऑप्शन करेगा। अब बच कौन सा गया, चंद्रबरदाई। तो चंद्रबरदाई जो हमारा राइट ऑप्शन हो गया। चंद्रबरदाई ने ही पृथ्वीराज रासो लिखा है, पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रबरदाई थे, ठीक है। तो हम लोग आंसर व्यू देख लेते हैं, आंसर व्यू में क्या बताया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो हमारा करेक्ट है, तो राइट मैंने ऑप्शन नंबर 2 मारा था। अब इसमें मैं पढ़ता हूँ क्या दिया गया है। पृथ्वीराज रासो इज द ब्रजभाषण मतलब उत्तर प्रदेश जो भाषा है, ब्रजभाषण जो भगवान कृष्ण का ब्रज है उनके भाषा में लिखा गया है। एपिक्स पोएम, ये एपिक्स है, पोएम भी है अबाउट द लाइफ ऑफ द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी मतलब क्या होता है, फर्स्ट सेंचुरी मतलब क्या होता है, 12th सेंचुरी मतलब कहने का सेंस क्या है। और फर्स्ट सेंचुरी मतलब 0 से 100 तक के, उसको पहला सेंचुरी बोला जाता है। ये पहला फर्स्ट सेंचुरी बोला, फर्स्ट सेंचुरी, ठीक है। और सेकेंड, अगर आपको 12th सेंचुरी मतलब कितना हुआ, 1100 से 1200 के बीच का जो समय होगा उसी को 12th सेंचुरी बोला जाएगा, 12th सेंचुरी बोला जाएगा, ठीक है। तो ये 12वीं सदी का जो है बहुत ही अच्छा एपिक्स और पोएम है जो पृथ्वीराज चौहान के विषय में लिखा गया है। और ये किस भाषा में लिखा गया है, तो ब्रजभाषा जो उसमें भाषा में लिखा गया है, ठीक है। और ये जो है इंडियन का जो किंग थे पृथ्वीराज चौहान, उनके विषय में लिखा गया है। तो मैं पृथ्वीराज चौहान से कुछ विषय बता दूं। इन्होंने तराइन का युद्ध लड़ा था 1191 में फर्स्ट तराइन बैटल, और 1192 में सेकेंड तराइन बैटल लड़ा था इन्होंने। और मोहम्मद गौरी को हराया था उन्होंने। और फर्स्ट बैटल में तो इन्होंने 17 बार हराया था, 17 बार हराया था मोहम्मद गौरी को, ठीक है। और 1911 का बैटल में भी हरा दिया था
लेकिन 1992 का बैटल में चंद्रबरदाई को उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने धोखा से हरा दिया था मोहम्मद गौरी ने, और उन्हें लेकर अपने अफ़गानिस्तान लेकर चला गया था। और वहाँ पे इन्होंने पृथ्वीराज चौहान जी को आँख में क्या गरम जो खौलता हुआ जो लावा होता वो मार दिया था, मतलब रॉड का, जिससे उनका आँख मतलब ये हो गया था। और इनके पास एक विशेष कला था, वो जो था क्या, शब्दभेदी बाण जो है पृथ्वीराज चौहान जी को चलाना आता था। तो इसी को अपना मतलब जो क्रीडासन होता है, मतलब खेल के रूप में दर्शाना चाहा कि गौड़ी देखना चाहा कि इसको रियल में आता है कि नहीं। और इसी का अपना फ़ायदा उठाकर उसी समय चंद्रबरदाई जी ने बोला, एक ठो आपका पग बोला, एक ठो पोयम बोला, 4 हाथ 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ना चूके चौहान। ये वाला श्लोक उन्होंने गाया। और इसी से इस बात को सुनकर पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गौरी को मार डाला तीर से। ठीक है, तो हमारे जो पृथ्वीराज चौहान जी थे वो बहुत ही प्रतिभाशाली और बहुत ही ज़्यादा उत्तम थे। तो इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी ख़त्म हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो नमा क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, देखते हैं क्या है नमा क्वेश्चन हमारा। तो नमा क्वेश्चन हमारा जो है, बने रहिए हमारे साथ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। और हमारे अपने जो कल्चर है, ऊपर से हमारा पॉलिटिक्स है, हमारा जो देश का इतिहास है, सभी के बारे में हम लोग को जानने को मिल रहा है। तो आप लोग बने रहिए। तो नमा क्वेश्चन हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से ही है और हमारा एडुकेशनल बंगाली से ही है। और जो प्रोफेट बोला जाता है, इंडियन प्रोफेट ऑफ इंडियन या मॉडर्न माइंड ऑफ इंडियन बोला जाता है, उनसे रिलेटेड है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे हम किनका बात कर रहे हैं, प्रोफेट इंडियन या मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया या फादर ऑफ आपका जो बोले रिनेशा। तो आप समझ गए होंगे पूरी तरह। जो हम लोग राजा राम मोहन रॉय से बात कर रहे हैं, आर रॉय, राजा राम मोहन रॉय, RRR। तो आपने RRR फिल्म भी देखे होंगे, वो भी बहुत अच्छा है, हमारे देश के ऊपर ही है। तो ये राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, तो इनसे है। तो इन्होंने क्या किया था, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रह्मो समाज। तो ब्रह्मो समाज का फाउंडर कौन है, तो आप लोग बता ही देंगे, क्योंकि मैं तो बोल ही दिया हूँ कि रिनेसा जिसको बोला जाता है, मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, प्रॉफिट ऑफ इंडिया बोला जाता है, तो सब उनको बोला जाता है। तो और एजुकेशनल बोला जाता है, फर्स्ट एजुकेशनल बोला जाता है इंडिया में। तो फाउंडेड इन 1828। कब ब्रह्मो समाज का फाउंडेड किया था, 1828 में। 1828 में ब्रह्मो समाज ने ब्रह्मो सभा का स्थापना किया था इन्होंने। यही आगे चलकर 1830 में से ब्रह्मो समाज का दर्जा दिया गया था। जब आप डीपली पढ़ेंगे ना, तो ये ब्रह्मो समाज नहीं, ब्रह्मो सभा बनाया था पहले 1828 में। उनके पश्चात 2 साल पश्चात जब पब्लिक लोग जुड़ रहे थे, तो इसको ब्रह्मो समाज बना दिया गया। और इसका फाउंडर जो है कौन है, अभी मैंने बता दिया, राजा राम मोहन रॉय। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम लोग व्यू क्वेश्चन में भी क्या दिया गया है। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा करेक्ट है। राजा राम मोहन वाज द फाउंडर ब्रह्मो समाज, एन इम्पॉर्टेंट सोशियो रिपब्लिक रिफॉर्मर मूवमेंट इन बंगाल इन 1828। उस समय का सोशलिज्म या बोले रिलीजियस रिफॉर्मर थे और मूवमेंट करते थे बहुत सारा रिलीजियस रिफॉर्मर के ऊपर। तो कौन थे, राजा राम मोहन राय। और एक कब बनाए थे, 1828 में। और बता दूं मैं, राजा राम मोहन राय का जो डेथ हुआ था 1833 में हुआ था। और ये हमारे देश में नहीं हुआ था, बल्कि ये इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में हुआ था। तो उनका जो डेथ हुआ था 1833 में हुआ था, आप याद रखिएगा। ये सब पूछ दिया जाता है 1 मार्क्स में। यदि आप कंपटीशन के स्टूडेंट हैं तो ये सब पूछ ही दिया जाएगा आप लोग से, या ना तो आपको यदि आप 19 में है तो फिर भी आपको पूछ दिया जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है, व्हेन इन जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस। जलियांवाला, ये कौन नहीं जानता होगा, हमारे भारत के जो एक क्या बोले, हमारे भारत के ऊपर एक बहुत ही बड़ा मुसीबत कालीन था, बहुत ही दुख वाला दिवस है ये। जो जलियांवाला दिवस जो हुआ था, बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख हुआ था, सभी को दुख होगा इस दिन। मतलब ब्लैक डे के नाम से भी बोला जाता है इसको। उस दिन हमारे देश के बहुत सारे निर्दोष निरपराधी जो जितने भी थे हमारे हिंदू या सिख भाई, सबको गोली मारा गया था। और उनका बेवजह मतलब उन लोगों का हत्या किया गया था। तो
ब्रिटिश जो है सब दिन से हम लोग के ऊपर अत्याचार तो करते ही आया था। तो उन सभी के लिए हमारे दिल में भी बहुत बहुत ये है, मतलब उन लोग के लिए जो मतलब प्रेम है, जो जिन्होंने अपना जान गंवाए थे जलियांवाला बाग में। और ईश्वर से कृपा करता हूँ कि सभी को शांति मिले। और यही जलियांवाला बाग मस्कर जो हुआ था, इसी से हमारे देश के जितने भी युद्ध जो है, युद्ध भगत सिंह हो, उधम सिंह जी हो, राजगुरु सुखदेव हो, जितने भी हो, सभी खौलवला गए थे। सभी क्या हुए थे, प्रण ले लिए थे कि ब्रिटिश साम्राज्य को उखाड़ फेंकना है, छोड़ेंगे नहीं ब्रिटिश को, उखाड़ कर तोड़ मरोड़ कर फेंक देंगे उसको। यही 1919 जो है, 1919 यही जो है हमारे देश में, हमारे यूथों के बीच में है, जो जुनून भर दिया था और आग लगा दिया था उनके सीने में, उनके रक्त में, जिससे ब्रिटिश को देश छोड़कर भागना पड़ा था। हमारे भगत सिंह जी, हमारे सुखदेव जी, राजगुरु जी, चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह खान जी, जितने भी है सब बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब एक यूथ जो करना चाहिए, यूथ को, हमारे अभी का जो यूथ है उन लोग को भी इसी प्रकार बढ़ना चाहिए, इसी तरह अपने रक्त में ज्वाला भरना चाहिए। हम अपने देश को और भी अच्छे उत्तम स्थिति, और भी अच्छे क्या बोले, ऊपर ले जाना चाहिए और प्रोग्रेस के स्थान पे ले जाना चाहिए। तो ये जलियांवाला बाग मस्कर जो है ट्रेजेडी हुआ था, मतलब क्या बोले, हमारे देश का जो है उस दिन दुर्भाग्य था, बहुत बड़ा दुर्भाग्य। निर्दोष बच्चे, बूढ़े, सबको गोली से मारा गया था। और ये मारने वाला ब्रिटिश जो था, ये बहुत ही ज़्यादा क्या बोले, अत्याचारी बहुत ही ज़्यादा था। तो मैं आपको बोल दूं कि जो ब्रिटिश जो है, ये जो ऑर्डर दिया था गोली चलाने का, उसका नाम था माइकल ओ डायर। ऑर्डर जो दिया था ना, उसका नाम था माइकल ओ डायर, ठीक है, माइकल ओ डायर दिया था ऑर्डर, माइकल ओ डायर, माइकल ओ डायर इसका ऑर्डर दिया था, माइकल ओ डायर। लेकिन मारा किसने था, गोली चलाया किसने था, सब हिंदुस्तानियों पे, सब सिखों पे। तो किसने चलाया था, जनरल डायर ने। तो कंफ्यूज मत हो जाए, सब क्वेश्चन पूछ भी दिया जाता है कि किसने ऑर्डर दिया था, तो माइकल ओ डायर ने, और किसने चलाया था वहाँ पे आकर, किसने चलाया था, तो जनरल ओ डायर ने, ठीक है। अब बताया जाएगा, ये तो 2 क्वेश्चन पूछेगा, ये चलाया किसने था, ऑर्डर किसने दिया था। अब ये भी क्वेश्चन पूछता है हमारे देश में कि किस वीर सपूत ने, भारत के वीर सपूत ने इंग्लैंड में घुसकर इस आदमखोर ब्रिटिश को गोली से उड़ाया था। किसने इस माइकल ओ डायर को गोली से उड़ाया था, तो वो और कोई नहीं, हमारा देश का वीर सपूत वीर कुंवर उधम सिंह जी थे। वीर सरदार उधम सिंह जी थे, जिन्होंने ब्रिटिश को उनके ही देश में घुसकर उड़ा दिया था, गोली मारकर उड़ा दिया था। 1 नहीं, 2 नहीं, 5-5, 7-7 गोली उनको शरीर में मारा था। तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। भले वो हमारे देश में राज करते समय मारा था, लेकिन हमारा देश का ऐसा वीर जवान यूथ जो ब्रिटेन में घुसकर उनके माइकल ओ डायर को गोली मारा था। तो ऐसे वीर जो होते हैं हिंदुस्तान में ही जन्म लेते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा, व्हेन डिड जलियांवाला बाग ट्रेजेडी टुक प्लेस, तो वो होगा आपका 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 3 जो ऑप्शन है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आप जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसी प्रकार मेरा क्वेश्चन जो है 10th खत्म होता है। आप लोग इस व्यू क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताया गया व्यू में। तो जलियांवाला बाग मस्कर जो ऑल्सो नॉन एज द अमृतसर मस्कर, तो इसका एक नया निक नाम भी आप जान लीजिए, क्या नाम दिया गया है इसको, एक अदर नाम से भी जाना जाता है, इसको अमृतसर मस्कर भी बोला जाता है। टुक प्लेस इन 13 अप्रैल 1919। तो आप लोग याद रखिएगा। तो एक बार इसी के साथ हम लोग का तो क्वेश्चन समाप्त हुआ। इसी के साथ एक बार भारत माता की जयकारा लगा दिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो इसी के साथ आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसी प्रकार आप हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस सब्जेक्ट, मैथ सभी क्वेश्चन जो आप पाते रहेंगे। और हमें सपोर्ट कीजिए, आप लोग की सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है हम सभी का। तो इसी तरह आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, बाय।